स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आज 19 मई करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है, चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी आज के क्वेश्चन है गाइज, उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना, पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और आपका समान ओ सॉरी 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 हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन आपको कब किया जाता है? तो ये आपका 17 मई का इसका आयोजन होता है। जो आपका दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है, ये आपका 17 मई को इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से अगर हुई थी, अगर हम बात करें सन 2006 से इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसका शुरुआत किया था। तो ये आपका 17 मई को ये आपका विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ क्वेश्चन अगर आप आपसे पूछे, कल हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक नेशनल टेक्नोलॉजी डे पढ़ा था। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो आपका 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगर पूछें कि नो 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 टोबैको डे, तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, आपका नो टोबैको डे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे, कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 22 अप्रैल को आपका ये दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायो डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपका जो डेफ ओलंपिक है 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपका जो ओलंपिक गेम होता है, ठीक उसी प्रकार बधिर लोगों के लिए एक आपका डेफ ओलंपिक होता है। तो इस ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है टोटल 16 मेडल यहाँ पे जीते गए। भारत ने यहाँ पे टोटल 16 मेडल जीता है, जिसमें से आपका 8 गोल्ड है, 8 गोल्ड, एक आपका सिल्वर है और 7 उसमें से क्या है, ब्रांज है। तो 16 पदक के साथ भारत वहाँ पे जो है 9वीं रैंक पर है। भारत इस गेम के अंदर 9 रैंक के अंदर है। ब्राज़ील के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, मतलब ब्राज़ील में इसका आयोजन हो रहा है। 24 नंबर का ये क्रम है आपका, 24वें नंबर का ये डेफ ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। इसमें खास बात ये है कि जो फर्स्ट रैंक लेकर आया है वो आपका यूक्रेन है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा यूक्रेन रसिया कितनी क्राइसिस चल रही थी, लेकिन कितनी क्राइसिस होने के बावजूद भी यूक्रेन के जितने खिलाड़ी यहाँ पे गए थे वो नंबर 1 पदक तालिका में है, मतलब कि रैंक 1 वहाँ पे लेकर आए हैं। रैंक 1 में पदक तालिका में नंबर 1 पर हैं यूक्रेन के लोग। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका ये डेफ ओलंपिक है, इस डेफ ओलंपिक में इसका जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? शुभंकर का नाम है नीनो। डेफ ओलंपिक का जो शुभंकर है उसका क्या नाम है? नीनो नाम है। इस नीनो का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है भाग्यशाली हंसमुख, इसका नाम होता है। अगर आदर्श वाक्य की बात करें कि इसका जो आदर्श वाक्य है तो हमारा क्या है? खेल हमारे दिलों में रहता है, खेल हमारे दिलों में रहता है। तो ये इसका है आदर्श वाक्य। इसको ध्यान रखना कि डेफ ओलंपिक का जो शुभंकर आपका नीनो है, आदर्श वाक्य खेल हमारे दिलों में रहता है। अगर हम बात कर लें आपसे कि टोक्यो ओलंपिक, जो आपका टोक्यो ओलंपिक है, इस टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था?
टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? और एक है आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका शुभंकर क्या था? तो यहाँ पे जो आपका टोक्यो ओलंपिक है इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, मिराई तोबा इसका शुभंकर था। अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो आपका सोमेटी, सोमेटी इसका शुभंकर था। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें इसका इसका शुभंकर क्या था? धाकड़ इसका शुभंकर था। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें इसका शुभंकर वीरा था, वीरा था। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का इसका जो शुभंकर था उसका शुभंकर था विंग, विंग डोएन, डोएन इसका शुभंकर था। तो ये आपके अभी जो हाल ही में जितने भी आपके सारे गेम ओलंपिक्स हुए हैं उनके शुभंकर के नाम है, इसको ध्यान रखना, कभी भी किसी भी एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 मई सन 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये जो उड़ान परीक्षण किया गया है ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर रह जाएगा डीआरडीओ, डीआरडीओ। तो यहाँ पे डीआरडीओ का नाम आया है, तो डीआरडीओ की जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। इसके जो प्रमुख इस समय है वो क्या नाम उनका है? सतीश रेड्डी इस समय इनके प्रमुख हैं, तो यह ध्यान रखना है। और किसके बीच में? भारतीय नौसेना, नेवी की बात आती है तो आपकी नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। तो ये आपकी जो न्यूज़ थी वो नहीं समझ में आ गई होगी, क्योंकि न्यूज़ क्या थी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के बीच में एंटी शिप गाइडेड मतलब एंटी शिप मिसाइल का जो पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा के अंदर किया गया था। अगर बात करें श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। पोखर की बात करें आपका राजस्थान के अंदर है। रानीखेत आपका कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर है, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर 1 उदय कोटक, ऑप्शन नंबर 2 अमित वैष्णव, ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र खादो, ऑप्शन नंबर 4 सुरेश कोटक। तो ये जो भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है तो सुरेश कोटक के उसमें की गई है। भारतीय कपास परिषद की अध्यक्षता की गई है सुरेश कोटक के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और किसने किया अगर पूछा जाए तो पीयूष गोयल ने किया, पीयूष गोयल ने किया। और किसकी अध्यक्षता में किया? सुरेश कोटक की अध्यक्षता में किया है। तो पीयूष गोयल हैं क्या? पीयूष गोयल आपके वस्त्र एवं वाणिज्य मंत्री आपके हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपसे जीके का कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो यह ध्यान रखना कि आपकी जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत अधिक उपजाऊ होती है, बहुत अधिक अच्छी होती है। एक क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर तो कहा जाता है वो आपका जूट को कहा जाता है। जो जूट आपका होता है उसी को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI, तो ये आपका कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर के अंदर। इसको अभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 18 मई सन 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो आपको बताना है कि जो आपकी नेशनल बायोफ्यूल आपकी जो पॉलिसी है सन 2018 में ये आई थी, और इसमें अब हाल ही में क्या संशोधन किया गया है? तो जो संशोधन किया गया भैया देखो, ये आपकी जो नेशनल बायोफ्यूल
आपकी जो पॉलिसी है, ये आपकी नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी है, इसके अंदर क्या नियम था कि सन 2018 में आया था। इसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल के अंदर क्या किया जाएगा, पेट्रोल आपका होगा, इस पेट्रोल के अंदर 20% तक, मतलब 20% तक क्या होगा, एथेनॉल को मिलाया जाएगा। एथेनॉल को मिलाया जाएगा, मतलब अगर 100% आपका पेट्रोल है, 80% आपका पेट्रोल का पार्ट होगा और 20% आपका क्या होगा, उसमें एथेनॉल होगा। इसको मिलाने से क्या होगा कि पेट्रोल की खपत में कमी होगी। ठीक है, तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि सन 2030 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मौजूदा हालत में देखो, अगर हम लोग अभी से ही पेट्रोल और एथेनॉल को मिला करके गाड़ी के अंदर डाल देंगे, तो अभी आजकल के जो गाड़ियों के इंजन होते हैं वो उस हिसाब से नहीं बनाए गए हैं कि वो पेट्रोल और एथेनॉल को लेकर चल सकें। तो सरकार ने योजना बनाई कि सन 2030 तक हम जितने भी हमारे व्हीकल होंगे उनके हम ऐसे उनको जनरेट कर देंगे कि अगर उनके अंदर पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्सर को डाला जाए तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो इसी सब बात को लेकर के सन 2030 तक लक्ष्य रखा गया था कि सन 2030 तक 20% के मिश्रण का लक्ष्य रखा जाएगा। लेकिन अब इस लक्ष्य को क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया है कि सन 2030 ना रख करके सन 2025-26 तक ही सरकार चाह रही है कि इस लक्ष्य को पूरा कर लें। मतलब जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी सन 2030 तक ना रख करके अब उसको 2025-26 में ही पूरा कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर एक यही संशोधन हुआ है कि आपके जो 2030 का लक्ष्य था उसको हम 2025-26 तक ही पूरा कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि एलपीजी, जो आपका एलपीजी गैस होती है, इसमें कौन कौन सा चीज़ होता है। सीएनजी में आपका क्या होता है, अगर पेट्रोल की हमें गुणवत्ता की जांच करना होता है उसके लिए क्या करते हैं, तो एलपीजी के अंदर भैया क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, आपका प्रोपेन होता है। सीएनजी में आपका क्या होता है, मार्स गैस होती है, यहाँ पे CH4 देखने को मिलता है। अगर बात करें पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑक्टेन नंबर को चेक करते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 17 मई सन 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो ये आपकी राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, ये आपकी जो है 12वें क्रम की है, इसको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और इसके जो विजेता हैं वो आपकी उड़ीसा है और जो उप विजेता हैं वो आपके जो है कर्नाटक हैं। अगर पूछे विजेता कौन है, तो विजेता आपकी जो है उड़ीसा है। विजेता आपकी कौन सी है, उड़ीसा है। और जो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता आपका जो है कर्नाटक है। उप विजेता आपका क्या है, कर्नाटक। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में जो है उबेर कप हुआ है और आपका थॉमस कप हुआ है। तो उबेर कप किसने जीता है, थॉमस कप किसने जीता है, आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये उबेर कप जो भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उबेर कप महिलाओं का होता है और इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। और थॉमस कप होता है पुरुषों का, इसको जीता है भारत ने। भारत ने किसे जीता है, इंडोनेशिया से जीता है। क्या इंडोनेशिया पहली बार ये हारा, नहीं, इंडोनेशिया इससे पहले 14 बार जीत चुका है। अब की बार जो है भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके जीता है थॉमस कप। थॉमस कप पुरुषों का होता है। और थॉमस कप उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों खेलों का संबंध किससे है, थॉमस कप उसका बैडमिंटन से है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। केरल ने इसको संतोष ट्रॉफी जीती है और इसका संबंध किससे, आपका फुटबॉल से है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 मई 2022 को किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका इसकी स्थापना होती है 1875 इसकी स्थापना होती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके चेयरमैन को बनाया गया SS मुंद्रा को बनाया गया इसका चेयरमैन। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय इसका है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय जो है अपनी यात्रा पर है और वो जो है इस समय जमैका में है। तो ये जमैका के किंगस्टन पार्क में, मतलब किंगस्टन में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है।
ठीक है। तो भारत और जमैका के बीच में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किंगस्टन में किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बता दीजिए कि सल्मा शहतूत ये बांध कहाँ पे है, किस देश में है? तो ये आपका भी है अफगानिस्तान में, भारत ने बनाया है अफगानिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई 2022 को कौन माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बने हैं? मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले गैर नेपाली, मतलब नेपाली नहीं पूछना है, मतलब वो गैर नेपाली, मतलब नेपाल देश के नहीं है, नेपाल के बाहर के हैं। तो भैया वो है केंटन कोल। कौन है? कौन कूल? केंटन कोल। तो ये केंटन कोल है 16वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके हैं ब्रिटेन के, ब्रिटेन के रहने वाले हैं पहले गैर नेपाली। अभी हाल ही में जो कीमा रेता शेरपा हैं, कीमा रेता शेरपा ने 26 बार इन्होंने फतेह कर चुका, लेकिन ये नेपाल की हैं। लेकिन पूछा गैर नेपाली तो वो है केंटन कोल, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछें हम कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने फतेह किया था, इसका अन्य नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने फतेह किया था? तो उन्होंने कह दिया तेंजिंग नार्वे और सर एडमंड हिलेरी इन दोनों लोगों ने 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर पूछा जाए इसकी अन्य नाम के, इसको अन्य नाम जो सागर माथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये देख लेते हैं, कुछ फिगर्स हमारे पास हैं इनकी। जैसे केंटन कोल बने 16 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले विदेशी। एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने मई 2022 में 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही बने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। अगला क्वेश्चन न्यूज है कि एयरटेल ने गोपाल बिट्टल को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया। भारतीय एयरटेल के बोर्ड ने गोपाल बिट्टल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाले 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो गोपाल बिट्टल को नियुक्त किया, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की हुई शुरुआत। इसको भी आपको देखा किसने शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 18 मई 2022 को डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 17 मई 2022 को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है वहाँ के माई जीओवी कर्नाटक को लॉन्च किया। कर्नाटक अपना माई जीओवी स्टेट इंस्टेंस बनाने 17वां राज्य बन गया है। माई जीओवी कर्नाटक एक आइडिया क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि शासन और नीति के निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देना होगा। नागरिक अपनी राय साझा करने के लिए कर्नाटक .my.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना ने किया जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण। वही भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने, वही जो हमने बताया वही पूरी न्यूज़ है। चांदीपुर उड़ीसा में कहाँ पे क्या किया उन्होंने किया, ये आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल ने दी जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधनों को मंजूरी। हाँ भैया देख लो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में क्या किया गया? पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के स्थान पर 2025-26 तक पूरा करना और जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक को अनुमति देना शामिल है। नीति को 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था। मतलब ये जो है 2018 का नियम है, इसमें नियम रखा गया था कि जो आपका पेट्रोल के अंदर इथेनॉल के मिलावा होगा 20% का, उसको 2030 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी फिर से उसको संशोधन किया गया, कहा गया नहीं अब हम लोग को 2025-26 तक ही इसको पूरा कर लेना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम 1977 ने इस दिवस को मना रहा है। 2022 का जो विषय है द पावर ऑफ म्यूजियम्स है। एक संग्रहालय इसमें ऐतिहासिक कलाकृतियों जैसे कि उपकरण, हथियार, कपड़े, वाहनों को संशोधित करके प्राग ऐतिहासिक से आधुनिक युग तक एक राष्ट्र की यात्रा का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है कोविड के कारण स्थगित किए गए होंगजाहू 2022 एशियाई पैरा गेम्स। कोविड के कारण स्थगित किए गए होंगजाहू 2022 एशियाई पैरा गेम, ये आपका कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। बजरंग पुनिया और रवि कुमार का हुआ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयन। तो टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता थे दोनों, बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया। इन दोनों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी जगह बना ली है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल आपको सबको पता है कि राष्ट्रमंडल जो खेल है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। और कहाँ पे होगा? ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाला है। तो उसमें इन दोनों ने अपनी जगह बना ली है।
अगला क्वेश्चन, सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की, इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि स्टेट और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम। जैसे आंध्र प्रदेश है, उनके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी नाम है। अरुणाचल प्रदेश के कौन है, पेमा खांडू है वहाँ के। असम के कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय वर्तमान में। बिहार के कौन है, कौन मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार है। छत्तीसगढ़ के कौन है, भूपेश बघेल हैं। दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरीवाल बने हैं। गोवा के क्या है, प्रमोद सावंत दूसरी बार बने। अभी यहाँ पे हाल ही में जो चुनाव हुआ था, यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, 40 विधानसभा की सीट है। गुजरात के कौन है, भूपेंद्र पटेल बने हैं। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर बने हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन इस समय है, जयराम ठाकुर आपके बने हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपकी ये महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे थे, और हमने कुछ लास्ट में स्लाइड भी लगाई थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी ऐसी ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए हम अपना और भी इसमें कुछ ऐड करेंगे। अगर आप लोग को कुछ कमी लगती है तो आप लोग बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।